हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन दी क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हम अभी नेक्स्ट करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर का। हाँ बेटा कृष्णा, 6 आवर बैच जो है वो ओपन बैच था सबके लिए। तो अभी ओपन बैच के सभी बच्चों को उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया गया है। इनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को उनके रेगुलर बैचेस में ही एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, पहले जो बच्चे क्लास नहीं ले पाते थे तो वो 6 आवर बैचेस के अंदर क्लास ले सकते थे, बट 6 आवर बैच में एक क्लास स्लो भी चलती थी क्योंकि अब वीक में सिर्फ 2 ही लेक्चर होते थे, आपको 4 मिलते हैं। तो डेफिनेट है डबल स्पीड से करवाना ये थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं हो पाता है ना। तो कुछ ना कुछ तो मिस करना ही पड़ेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो इसलिए 6 आवर बैचेस को मर्ज कर दिया गया है रेगुलर बैचेस के साथ में। सभी बैचेस अब रेगुलर ही होंगे। ठीक है, और देखते हैं ये टाइम टेबल शायद वर्क करे, इससे शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं। पहले बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी 6:30 वाले टाइम से भी, और फिर अगर लेट नाइट करते हैं तो उससे भी, है ना। चलिए भाई, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो देखते हैं भाई हमने क्या किया था प्रीवियसली, उसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड किया था 1/n/dn/du। ये जो होता है वो इक्वल होता है 4πm/2πrt की पावर 3/2 माइनस m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2rt एंटी लोग। ये e की पावर थी, है ना, मल्टीप्लाई में u स्क्वायर है। दैट इज कि ये टोटल n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, m जो है मोलर मास है, u जो है स्पीड है, और ये आपस में इस तरह से रिलेट करते हैं। तो हमने कुछ कुछ पढ़ा था, मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, सारा दोबारा से पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, हम कल वाले चीज को वापस रिलेट कर सकें। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, सीधा भर के वैल्यू और डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो देखिए व्हेन द ग्राफ ऑफ द मॉलिक्यूल, ये क्या है, द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड, बेल शेप कर्व है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का जब आप ग्राफ करते हैं तो वो बेल शेप बनता है, घंटी जैसी शेप बन रही है इसकी। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है पीक ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये पीक है कर्व की, पीक ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड था इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 1/n मल्टीप्लाई में dn/du। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड इंटरवल। फ्रैक्शन वो हिस्सा मॉलिक्यूल्स का 1/n मल्टीप्लाई में dn/du। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट स्पीड इंटरवल। यानी कि वो हिस्सा मॉलिक्यूल्स का पर यूनिट स्पीड, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीड इंटरवल के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये बात समझ में आई। पर्टिकुलर स्पीड इंटरवल पर, मतलब मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो ऐसे से कितने मॉलिक्यूल्स हैं 100 मीटर पर सेकेंड वाले पर यूनिट स्पीड इंटरवल। यस, समझ में आया। और वैसे इंटरवल को लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन तो बाद में करते हैं। मान लीजिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 70 से 100 के बीच में, तो ये आ गया फ्रैक्शन, ये आ गया इंटरवल। 70 से 100 के बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 70 से 100 के बीच में, वो कितने हैं, वो फ्रैक्शन। मान लीजिए 1/5, 100 में से 1/5 यानी कि 20 मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड 70 से 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। समझ में आया इस लाइन का मतलब 1/n dn/du। यस सर। है ना। तो ये जो इधर लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन की टर्म लिखी हुई है उसका मतलब ये है। नाउ देखिए एट लोअर स्पीड वैल्यू ऑफ u स्क्वायर डोमिनेट्स। यू स्क्वायर की वैल्यू डोमिनेट करती है। राइट साइड में सबसे लास्ट में यू स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है सबको, ये वाला। यस सर। ये लोअर स्पीड के ऊपर, लोअर स्पीड अगर होगा तो ये डोमिनेट करेगा। लोअर स्पीड अगर है मॉलिक्यूल्स की तो डोमिनेट यू स्क्वायर करेगा, और अगर हायर स्पीड है तो डोमिनेट कौन सा करेगा। अब वो कह रहा है एट हायर स्पीड ई की पावर माइनस यू स्क्वायर डोमिनेट। तो ई की पावर जो माइनस यू स्क्वायर है ये डोमिनेट करेगा हाई स्पीड पर। देखिए इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो हाइट में यू स्क्वायर लिख रखा है, ऊंचाई पर लिखा हुआ है, वो हाई स्पीड पर डोमिनेट करेगा, जो नीचे है वो लो स्पीड पर डोमिनेट करेगा। यस, क्लियर है ये बात सर? डोमिनेट मतलब दूसरा फैक्टर नेग्लेक्जिबल हो जाएगा, दूसरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, लगभग जीरो, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। क्लियर है? यस सर। है ना। जैसे हम कहते हैं लो कंसंट्रेशन, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के और आपने एक मॉलिक्यूल उसमें से निकाल लिया, तो कह सकते हैं हम 100 के 100 ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है वाटर के और आपने एक मॉलिक्यूल डाल दिया उसमें, तब भी 100 के 100 है। बट अगर आपने 99 निकाल लिए तो तब माइनस किया हुआ टर्म डोमिनेट हो जाएगा, मतलब 99 डोमिनेट करेगा। और अगर आपने एक ही मॉलिक्यूल निकाला तो तब माइनस किया हुआ टर्म डोमिनेट नहीं रहेगा, जो पहले से है वो डोमिनेट करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द थिंग्स। यस, ठीक है। यस सर।
ठीक है, तो उसके बाद में ठीक है भाई, अब कहां पर हम, हाँ नेक्स्ट देखिए, एज अ रिजल्ट यू विल गेट ए बेल शेप। तो इस तरह से अगर हम चीजों को वैल्यूज को भरते हैं तो एक एक ऐसे स्टेप वाइज ऐसे वैल्यूज को फिलअप किया जाता है, तो हमारे पास क्या आता है, बेल शेप ग्राफ आता है। तो ये बेल शेप ग्राफ हमने बना दिया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, एज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल कीप चेंजिंग, इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स कीप चेंजिंग, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड तो चेंज होती रहती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल सबकी सेम नहीं होती, ये चेंज होती रहती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द थिंग। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन द सेम, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है, एक की स्पीड बढ़ गई तो दूसरे की घट जाएगी, आपस में टक्कर मार रहे हो, एक ने दूसरे को स्पीड दे दी, इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक का मतलब स्पीड खत्म नहीं होगी, एनर्जी खत्म नहीं होगी, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। इधर से एक बॉल आई, उसने इसको टक्कर मारा, इस बॉल की स्पीड बढ़ गई, इसकी थोड़ी सी कम होगी, दूसरे वाले की बढ़ गई, समझ रहे हो बात। हाँ यस Yes, सर। sir. तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्पीड तो चेंज होती रहती है मॉलिक्यूल्स की, लेकिन ओवरऑल स्पीड जो है वो सेम रहती है, ओवरऑल स्पीड सेम रहती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द थिंग। यस, क्लियर है Yes, sir. ना, यस सर। ठीक है। तो ये था भाई पीछे वाला कुछ, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मैंने इसको रिवाइज करवाया ताकि आपको थोड़ा सा समझ रहे। आगे देखते हैं, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड इन ए गैस डिपेंड अपॉन, अब असलियत में गैस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड किस पे डिपेंड करता है, तो देखते हैं भाई असलियत में ये डाटा किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, एज द मॉलिक्यूलर as the temperature increases the peak of the graph decreases, temperature increase करने पर ग्राफ का पीक डिक्रीज हो जाता है, the most probable speed of the graph increases, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द ग्राफ इंक्रीज। तो पीक देखिए कैसे डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो देखो भाई पीक ऐसे डिक्रीज होता है, ये ऐसे करके ऐसे है, सपोज टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा कि ये पीक थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। यस, ये समझ में आ रहा है। यस सर। पीक ऐसे हो गया, तो अब इसने बोला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द ग्राफ इंक्रीजेस, वो कैसे इंक्रीज हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के अंदर ये जो नीचे वाला हिस्सा बन रहा है ना, ये चौरस डब्बा, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी, आप यहां से यहां तक सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का एरिया बढ़ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां पर बढ़ गए, ये समझ में आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये है स्पीड, है ना, तो यानी ये वाला एरिया बढ़ गया। यस, क्लियर है। पीक डाउन हो गया बट एरिया बढ़ गया पीक का, तो यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई, ठीक है, बट जो ग्राफ के अंदर। यस, क्लियर है बेटा ये बात। यस सर। एरिया डाउन होने के बावजूद भी, यानी पीक हाईएस्ट स्पीड की हाइट थोड़ी कम हो रही है, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। आगे देखिए, द टेम्परेचर इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मोशन बिकम रैपिड, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स की मोशन रैपिड फास्ट हो जाती है, ऑब्वियस है। एंटायर कर्व शिफ्ट टुवर्ड द राइट, पूरा का पूरा कर्व राइट की तरफ, मतलब पहले अगर ये वाला कर्व था तो बाद में क्या होगा, पूरा कर्व राइट की तरफ, थोड़ा मतलब यहां से यहां पर था ना वो, तो यहां शिफ्ट हो गया। यस, क्लियर है, ये कुछ ऐसा होता है। यस बेटा, समझ में आया ये? यस Yes, सर। sir. इसके ऊपर, हाँ बेटा, एक मिनट दूसरा पॉइंट दोबारा समझा दो। दूसरा पॉइंट देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है मॉलिक्यूलर स्पीड बिकम रैपिड, स्पीड फास्ट हो जाती है। एंटायर कर्व शिफ्ट टुवर्ड द राइट, पूरा का पूरा कर्व, मतलब मान लीजिए कर्व यहाँ ऐसे बन रहा है और बाद वाले मॉलिक्यूल में वो कर्व जो है वो ऐसे करके और यहाँ बनेगा, थोड़ा दूर बनेगा, ये समझ में आया, ये यहाँ है और ये यहाँ पर नहीं है, ये दूर बन जाएगा, शिफ्ट हो गया ये, क्लियर है। यस सर। ठीक है, आगे देखिए, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, अगर मास बढ़ाते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। कर्व शिफ्ट टुवर्ड राइट, कर्व तो राइट में ही शिफ्ट होता है, कर्व वही सेम टू सेम राइट की तरफ चला जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यस, क्लियर है ये बात सबको। यस सर। ये पॉइंट्स याद Yes, करने, sir. इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, पॉइंट याद करने, और ये जो है ना, ये इक्वेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। हमने इस इक्वेशन को 1/n dn/du ऐसे करके इसे याद करो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ये याद करो, एंटीलॉग m माइनस mu²/2rt इंटू u स्क्वायर, ठीक है, जो हाइट पर है, यानी स्पीड ज्यादा होने पर ये डोमिनेट करेगा, स्पीड कम होने पर नीचे वाला डोमिनेट करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये 4/2πrt डिवाइड में m बाय और पावर है 3/2, इस तरह से इस इक्वेशन को याद कीजिएगा, अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अब भाई आगे बढ़ते हैं ना,
ये तो हमारा हो चुका है ग्राम्स ला वाला। अब लेक्चर नंबर 5, रुकिए जरा मैं इसको देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा उसे। चलिए भाई, आज के लेक्चर में अब हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन काइनेटिक गैस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी, ठीक है, और मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है काइनेटिक गैस थ्योरी, ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो हमने काइनेटिक गैस के पोस्टुलेट पढ़े, उस पोस्टुलेट के बेस पर इसको डिराइव किया गया, ठीक है, और डेरिवेशन करने के बाद में इसकी वैल्यू जो आई वो पीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है, पीवी इक्वल 1/3 mnu स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था शायद प्रीवियस लेक्चर में, मनु स्क्वायर, है ना, डिस्कस हुआ था ऐसा कुछ। यस सर, Yes, नाम sir. भी बोला था आपने। हाँ, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, नेम्स होते हैं। पीवी इक्वल 1/3 मनु स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। यू जो है यहाँ पर वो ऑब्वियस है, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, और एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और एम जो है वो मोलर मास है। क्लियर है ना, मास है शायद, यहाँ मोलर मास नहीं है। उसके बाद 1/3 तो सिंपल है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो ये आ गया आपका क्या, पीवी इक्वल 1/3 मनु स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, 2/3, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या आएगा आपके पास, 2/3 n इंटू 1/2 mu स्क्वायर। हाफ mu स्क्वायर को mv स्क्वायर मान लीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है ना, मास इनटू वेलोसिटी। ये m यहाँ पर मास है, मोलर मास नहीं है, यही बता रहा था मैं। तो हाफ mv स्क्वायर, तो ये बन गया हाफ mv स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है बेटा, ये हाफ mv स्क्वायर कैसे बना, Yes, sir. 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, फिर थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लिया और कुछ नहीं किया। तो अब देखिए 2/3 n मल्टीप्लाई में 2/3, यहाँ पर आया 2/3, ठीक है, और यहाँ n भी आएगा भाई, ये n भी आएगा, ठीक है, याद रखिएगा 2/3 और n भी आएगा मल्टीप्लाई में, n इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल, अब पीवी इक्वल nRT होता है, तो हम इसको भी nRT के इक्वल कर सकते हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको, Yes, sir. ठीक है। नहीं n नहीं आएगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल की पता लग गई, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये 2/3 काइनेटिक एनर्जी इक्वल nRT, सही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, दैट इज इट। तो ये इस तरह से 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल पीवी होता है। ये भी अब आपको पीवी इक्वल nRT के साथ याद रखना कि 2/3 काइनेटिक एनर्जी भी पीवी होता है, और वो कहां से आया, काइनेटिक गैस इक्वेशन से, 1/3 मनु स्क्वायर से, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दोगे सर, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। ठीक है बेटा। कृष्णा, हैव यू एनी डाउट? यस सर। सर आपने वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हटाया था थर्ड वाली इक्वेशन से। देखिए एक मॉलिक्यूल 1/2 mv स्क्वायर, ये एक मॉलिक्यूल की क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको n से, n है नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। तो क्या आ गया, ये n मोल्स की, यानी जितने भी मोल्स हैं उतने मोल्स का क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, क्लियर है। गैस की सर, पूरी गैस की। अब पूरा गैस का जो भी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस कह लीजिए, ठीक है, जितने भी मोल्स हैं इसके अंदर, ये पूरे गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आ गया। और यहां पर हम क्या करते हैं, nRT, नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT, तो ये इसके अंदर ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी इंक्लूड हो गए n से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्लियर है। यस, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, और कौन बोल रहा था भाई, उसको समझना है। सर मैंने, दीपक, कौन रहेगा, रिपीट कर दो। दीपक, ओके। देखो बेटा, काइनेटिक गैस इक्वेशन जो होती है वो 1/3 mnu स्क्वायर है, mnu स्क्वायर, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मनु स्क्वायर से नाम से याद रख सकते हैं, 1/3 mnu स्क्वायर। n यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, u जो है वो स्पीड है, m जो है वो मास है, pv प्रेशर इनटू वॉल्यूम है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से 1/3 यानी कि 2/3 इंटू n, ये आ गया 2/3 इंटू n, तो मैंने इस n को बाहर निकाल लिया वहां से, ठीक है, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बाकी जो बचा mu स्क्वायर, इसको हाफ mu स्क्वायर,
हाफ एम वी स्क्वायर या क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर कह लो, यू स्क्वायर कह लो, एक ही चीज है। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जगह पर काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, और n से मल्टीप्लाई है तो नंबर ऑफ मोल्स अपने आप इसमें इंक्लूड हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर एक मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देते हैं या एवोगैड्रो नंबर से लिंक रखता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये क्या बन जाएगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इन दोनों के मल्टीपल से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, 2/3 डायरेक्टली रहेगा और इक्वल आ जाएगा वो nRT के, ठीक है। अब अगर किसी को ये, जैसे कृष्णा ने पूछा कि सर ये n कैसे गायब होगा, जब बेटा हम इसकी 1/3 MNU स्क्वायर की डेरिवेशन करते हैं ना, तब आपको ये n के बारे में एक्चुअल में समझ में आता है कि n क्या है, और ये वाकई में इन दोनों की मल्टीपल से क्या बन जाता है, नंबर ऑफ मोल्स बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो नो वरी अबाउट दिस, जस्ट ग्रैब इट, सिर्फ इसको ध्यान कीजिए, याद कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद में डिराइविंग यू आरएमएस फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो भाई काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिराइव कर रहे हैं। कैसे होती है, हाफ पीवी इक्वल 1/3 MNU स्क्वायर है, सीधा सीधा। अब इसके अंदर यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए, तो हमारे पास पीवी 3/m × n आ गया। तो अब देखिए पीवी इक्वल nRT होता है, ठीक है। तो nRT 3 का 3 रहा, तो ये दोनों ऐसे चेंज हो गई। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर एक बार अब इसके बाद में देखिए क्या हुआ, ठीक है। सर नंबर ऑफ मोल्स, हाँ बेटा एक बार रिपीट कर दो प्लीज, समझ नहीं आया ये। रिपीट करूं, देखो पीवी इक्वल 1/3 MNU स्क्वायर, ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन के अंदर यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, यू स्क्वायर इक्वल पीवी इंटू, ये सब लेफ्ट राइट में लेके जाऊंगा तो पीवी इंटू 3/m × n आ जाएगा, यू स्क्वायर। अब बात करते हैं, पीवी की जगह पर nRT पुट कर दिया, बाकी सब सेम रखा, ठीक है। पीवी की जगह पर nRT पुट किया, 3/m × n। अब देखो m मास, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई में m मास कर देते हैं, तो वो मोलर मास बन जाता है। ये समझ में आया अब किसी को, मोलर मास ये कैसे बन गया, ठीक है। ये सारा मोलर मास बन गया। कैसे बना, कोई डिफाइन कर सकता है इसको कि ये कैसे बना मोलर मास? यस सर। बताइए जरा। सर जो n है वो सर नंबर ऑफ मोल्स है, और सर नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो सर उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, जो मास से मल्टीप्लाई होगा। और सर जब नंबर ऑफ मोल्स मास से मल्टीप्लाई होगा तो मोलर मास बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलर मास हो जाता है। मोलर मास क्या होता है सर वो, सर नंबर ऑफ मोल्स जो है सर, मास गिवन मास एक- अपॉन मोलर मास होता है ना सर। एक मॉलिक्यूल को, हाँ टोटल मोलर मास बन जाता है, एक मॉलिक्यूल को मास। यस सर, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, तो वो मोलर मास। हिसाब किताब करके देख लेना, बिल्कुल सही बैठेगा, नो वरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई यू स्क्वायर इक्वल 3RT/m। अब अगर u की वैल्यू निकालोगे तो √3RT/m आ जाएगी, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने हमने डेरिवेशन कर ली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, फ्रॉम यू स्क्वायर की वैल्यू u निकालना आपको, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो यहाँ से भी काइनेटिक Yes. गैस इक्वेशन इसके ऊपर फिट बैठती है, ठीक है। ये चीज है। आगे देखिए, यूनिट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, भाई है तो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, सीधी सी बात है। इन्होंने उसका जोड़ तोड़ कर के, घटा बढ़ा के जो भी कर रखा है, लास्ट में निकालना यही है, ठीक है। वेलोसिटी है, सीधी सी बात है। काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, ये सेम आ गया था भाई, ठीक है। इसको याद नहीं करना, ये वही चीज सेम टू सेम आ गई थी, नो वरी अबाउट दिस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, और ये वापस सेम वही आ गया था। देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3mRT/2m होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये एक अलग फॉर्मूला है, सिंपली मैं ये कहूं कि दिस इज द फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मूला, समवट डिफरेंट, तो इसको आपको डायरेक्टली याद करना है, ठीक है। छोटे छोटे फॉर्मूले इस लेसन के अंदर 10-15 सीधा याद कीजिए और सीधा क्वेश्चन लगाइए, आपका आंसर डायरेक्टली निकलेगा, इसमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा ये सबको? यस गाइस, ठीक है। तो ये 3mRT/2m मोलर मास है। m जो छोटा m जो है वो नंबर मास है, और m जो बड़ा m जो है वो मोलर मास है। अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर। चीकू बेटा माइक बंद कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फॉर द इक्वल वॉल्यूम। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इक्वल है। वॉल्यूम, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीनों चीजें इक्वल हैं। तो फिर क्या होता है भाई, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज द सेम फॉर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो सेम होगी कि नहीं होगी? यस यस सर। उसका नंबर ऑफ मोल से और प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। द RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रिमेन्स द सेम फॉर द बोथ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। RMS सेम रहेगा भाई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नो वेलोसिटी भी sir. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, Yes, करती है sir. कि नहीं करती है? तो Sir, फिर mass- Yes, sir. टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी सेम रहनी चाहिए। सर मास पे भी डिपेंडेंट है। हाँ, उसके अंदर मास भी आता है, मोलर मास, ठीक है। दैट इज व्हाई ये इनकरेक्ट होगा। डेंसिटी ऑफ N2 इज लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डेंसिटी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड डेंसिटी तो भाई मास बाय वॉल्यूम होता है, मास जिसका ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना? यस सर। ऑब्वियस है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा तो उसका क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कम होगी, ये तो सीधा सीधा है ना? Yes, sir. यस सर। क्लियर है, ठीक है। द टोटल ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम। यस, पहला जो है और लास्ट वाला जो है वो दोनों तो एक ही पॉइंट है, ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी टोटल कह लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी को कह लो कि काइनेटिक एनर्जी, ये बात समझ में आ रही है? हाँ यस एवरेज सर। काइनेटिक sir. एनर्जी कह लो कि टोटल कह लो, बात देखिए तो वो तो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ बी ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, क्योंकि स्पीड जो है मास पे भी डिपेंड करती है। उस फॉर्मूले में ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए, 3RT/m का रूट होता है ना? तो यहाँ पर मोलर मास के ऊपर डिपेंड करती है ये, तो मोलर मास तो दोनों का अलग है, तो डेफिनेटली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी अलग हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मोलर मास पे डिपेंड नहीं करती, हाफ mv स्क्वायर, वो भी तो मास पे डिपेंड करती है। फिर नॉट, उसमें क्यों नहीं होता भाई, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो इसके अंदर भी तो मास है, मास के ऊपर डिपेंड करती है, बट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मास पर नहीं करती। PV इक्वल 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल nRT, तो प्रेशर इंटू वेलोसिटी इक्वल nRT होता है। और यहाँ पर कोई भी, क्योंकि 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी ये अभी हमने डेराइव किया था, वो भी nRT के इक्वल होता है, तो यहाँ पर कोई मास का लेना देना नहीं है ना? बट इसमें n आता है, n नंबर ऑफ मोल है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो क्या इनके नंबर ऑफ मोल सेम है? नहीं सर। देखिए, वॉल्यूम सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो प्रेशर सेम के ऊपर सेम वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं। यस, यस सर, हाँ सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, और नंबर ऑफ मोल हमें दोनों का पता है सेम है, तो इस वजह से ये सेम है। क्लियर है, ये बात समझ में आई? ध्यान से कीजिएगा, मास बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रीजनिंग बार बार ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे करेंगे तो फिर रीजनिंग से आपको सही समझ में आएगी काइनेटिक इक्वेशन है क्या, सिर्फ थ्योरेटिकल और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस लगाइए इस तरह के, है ना? बहुत सारे आपको एडवांस और मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर सोल्व्ड क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएंगे, और मैंने वो आज ही, ठीक है, सभी के सभी मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के तीनों बुक्स के प्रीवियस ईयर सारे के सारे सॉल्यूशंस के साथ आपको सेंड किए हैं, पता है सबको? Yes, sir. लिखा होगा ना? ठीक है, तो फिर वो जरूर चेक कीजिए, और मैंने लिखा है नीचे स्पेशली कि अगर वो बुक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट ना कर पाए मान के चलो भाई 30 क्वेश्चन जरूर करने हैं, 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच लेसन, वो करना ही करने हैं। न्यूमेरिकल वाले कह रहा हूँ, हाथ से लिख के। टोटल केमिस्ट्री में आप लोगों की +1 चल रही है ना, +1 में 5 है, +2 के अंदर 4 है, टोटल केमिस्ट्री के अंदर 9 लेसन है जो क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। 9 लेसन, समझ रहे हो मेरी बात? सुनाई दे रही है ना सबको? 9 Yes, लेसन, sir. Yes, sir. 9 लेसन की प्रैक्टिस करनी है, और बाकी के सब थ्योरेटिकल है। थ्योरी वाले तो आप देख के याद करने होते हैं, उसको लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, फिर भी उसको लिखेंगे, वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया बात है कि लिख के याद कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बट न्यूमेरिकल्स को, मैथ के न्यूमेरिकल डेली सोल्व करने पड़ेंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेली सोल्व करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में जब थ्योरेटिकल लेसन आएगा, ये थ्योरेटिकल नहीं है और आगे वाले दोनों लेसन भी थ्योरेटिकल नहीं है, बता देता हूँ अच्छी तरह से। थ्योरेटिकल कौन सा था पता है? उसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस लगाने थे, लिख कर देखने, बट वो बहुत आसान थे, जैसे कि हमने पीछे वाला लेसन किया था केमिकल बॉन्डिंग वाला, सारा Yes, sir. उसमें। लेकिन एमओटी के क्वेश्चंस या कोई डायग्राम है वो बना के देख लीजिए, जो बहुत आसान काम होता है, उसमें सिरदर्दी नहीं होती, बस
बनाना है, सारे सेम टू सेम रहने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम लेते हैं और उसमें सोचना भी पड़ता है। तो सिर्फ 9 लेसन की प्रैक्टिस करनी है। अभी ये लेसन चल रहा है, इसकी प्रैक्टिस अभी साथ के साथ एनसीईआरटी कर खोल के ओपन करके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं हर रोज बोलता हूँ ये बात, कम से कम एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे 3 बार एनसीईआरटी की हुई होनी चाहिए हर बच्चे की। एनसीईआरटी करने के बाद सीधा मेंस और एडवांस लेवल उठा लो, कुछ नहीं करना, और मेंस और एडवांस लेवल के 20-20 क्वेश्चन पर लेसन में से उठा लो। मैंने बहुत क्वेश्चन भेज रखे हैं आप लोगों को, 20-20 पर लेसन में से कितने हो जाएंगे टोटल? 20-20 पर लेसन से 9 लेसन है, 40 क्वेश्चन एक लेसन में से, 9 चौके 36, 360 साल में दिन होते हैं 365। यस सर। 5 Yes, दिन sir. कितने बच गए? चलो उसको उड़ा देते हैं, तो +1 और +2 दोनों की बात कर रहा हूं, आप तो सिर्फ +1 में हो। 5 ही लेसन, 5 लेसन 40 क्वेश्चन पर डे, मतलब सॉरी 40 क्वेश्चन एक लेसन में से, 5 चौके 20, 200 क्वेश्चन पूरे Yes, साल sir. में ना। 56 संडे निकाल दो, संडे होते हैं 56, 365 दिन में 56, यस सर। 56 निकाल दो, 65 ही निकाल दो पूरे, 10-15 दिन और निकाल दो, दिवाली होली ईद वीद सब निकाल दो, तब भी कितने बच गए? तब भी 300 दिन बचे ना 300। उस Yes, 300 में से ना 50 दिन और निकाल दो कि आपका मूड नहीं है, 2 महीने तो आपका मूड ही नहीं है, तब भी 250 दिन बचते हैं, और आपको क्वेश्चन तो सिर्फ 200 लगाने हैं। और मैं सिर्फ 4 लेसनों के 200 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जो लिख लिख के देखने ही देखने हैं। समझ में आया? तो अगर आप 250 दिन फिर भी मानते हैं, 300 दिन पूरे मानिए मेरे हिसाब से, तो 300 दिन अगर हम पूरे मानते हैं तो 200 दिन में आपके वो चारों लेसन अच्छे से हो जाएंगे, उनके 40-40 क्वेश्चन विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो आपको लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद में जो 100 दिन बचते हैं, उन 100 दिन में डबल स्पीड से आप उन क्वेश्चंस को फिर से कर सकते हैं। 2 बार हो गए, हर क्वेश्चन 2 बार हो गया, याद रख लेना। और बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, तो यानी एक फॉर्मूला कम से कम 10-10 बार रिपीट हो जाएगा। कमाल की बात है ना? तो सोचिए फिंगर टिप से अपने आप आ गया सारा कुछ। क्या आपको +2 में फिर दिक्कत आएगी क्या? मुझे नहीं लगता कि आएगी। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बेस पर है, सब कुछ मेहनत के बेस पर है। एक बार लगा के देख लो, एक बार। और ये मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपने साइंस ली इस बेस पे होगी ना कि आप मेहनत करेंगे, और आप फिर भी नहीं करेंगे तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये सोचकर तो आपने जरूर लिया होगा साइंस की हाँ हमें मेहनत करनी है। और अगर फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, और बेटा 2 ही साल की मेहनत है, इसके बाद में कोई झंझट वंझट लेना ही नहीं अपने को, उसके बाद में सब स्मूथ चलता है। क्योंकि लाइफ में यही एक ऐसा बेस है, इसके बाद आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली। कम से कम साइंस में तो नहीं आती, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। जिन बच्चों ने, हमें पता है जिन बच्चों ने बेसिक्स बहुत अच्छे से किया होता है, +1 2 के अंदर बढ़िया लेवल पर मेहनत की होती है, अगर वो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं भी होते किसी वजह से, पहली बात तो जितना मैं कह रहा हूँ अगर उतना कर लेते तो आईआईटी में सिलेक्शन 100% है। पर अगर आपकी नीयत खराब हो जाए और आप उसकी बजाय 50% ही कर पाए, तो भी 50% करने वाले को भी आगे कोई ग्रेजुएशन में जाता है या किधर उधर उधर जाता है, उसको कभी दिक्कत नहीं आती साइंस में कभी भी जिंदगी में। लेकिन 50 से नीचे वाले तो सारी उम्र फिर दिक्कत ही रहती है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। और याद रखना, हार्ड वर्क करना आ जाएगा, उसके बाद में दूसरा स्टेप, दूसरी बार हार्ड वर्क करना पड़ेगा जॉब के लिए। जब आपको जॉब लेनी है तो फिर से टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, दिल लगा के तैयारी करनी पड़ेगी जॉब के लिए। बस ये 2 काम कर लो। पहली बार तो 2 साल ये वाली मेहनत के, और अगली बार जब भी ग्रेजुएट वगैरह हो जाओ, अगर आईआईटी क्वालिफाई हो गए, तो वहां जॉब के लिए आपको टेस्ट की प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, है ना? टेस्ट की या इंटरव्यू की। अगर आईआईटी अच्छी है तो इंटरव्यू होगा सिर्फ, और अगर आईआईटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर थोड़ा टेस्ट भी ले सकती हैं कंपनियां, तो टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो उस टेस्ट को शुरू से, पहले दिन से टेस्ट की तैयारी करना शुरू करो आराम से, बस उसके बाद कुछ नहीं देखना, है ना? इजी काम है, फिर तो जॉब ही करनी है, और इसी के लिए प्रिपेयर होना आप लोगों को। खैर भाई चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इन ए कंटेनर कैपेसिटी 1 लीटर, एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। देयर आर 10⁻23 molecules each of mass 10⁻−22 ग्राम। 23 molecules हैं 10 रेज की पावर, और हर एक का मास 10⁻−22 ग्राम है। इफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड है, मीटर नहीं है। The pressure of the gas valve will be A divided by 3x, नहीं 3 into है, x नहीं है, A divided by 3 into 10⁻⁷। ये 10⁻⁷ है, ना कि ये 107 है, ठीक है, याद रख लेना, ये 10⁻⁷ है। तो हमें क्या पता भाई, मैंने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछी है, PV = 1/3 mnu², ये होता है ना 1/3 mnu², PV। प्रेशर दे रखा है 10⁻⁻3, क्या प्रेशर 10⁻⁻3 दे रखा है भाई? प्रेशर
बताइए जरा। सॉरी वॉल्यूम है ये, तो प्रेशर नहीं है। P इंटू 10⁻³ वॉल्यूम। वॉल्यूम बताइए कहां पर है, जल्दी सी। दिख रहा है किसी को वॉल्यूम दिया हुआ? सर वॉल्यूम से 1 लीटर दे रखी ना, 1 लीटर। 1 लीटर दिया हुआ है, तो 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 10⁻³ क्या बना ये, मीटर क्यूब। यस और नॉट? ये Yes, लिखा sir. हुआ देखो, 1 लीटर इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर दिया। उसके बाद में 1/3 रहा। एम मास दे रखा है, नहीं पहले इन्होंने एन लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 10⁻23, 10⁻23। फिर उसके बाद में मास mn यूज किया होता है ना, m इंटू n इंटू u, ठीक है। तो n की वैल्यू और m की वैल्यू मास 10⁻22 ग्राम, 10⁻22, ओके। उसके बाद में इंटू 10⁻3, ये क्या है भाई, u स्क्वायर। ये देखो 10⁻5 दे रखा तो सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें क्या सर मीटर में निकालना है? चेंज होगा ये। मीटर पर सेकंड में कर लिया ना। है ना, बस इसको मीटर पर सेकंड कर लिया, 10⁻3 लिख दिया, इसको 5 की जगह। दैट्स इट, mn स्क्वायर। और इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, P प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा प्रेशर जो है वो A इंटू 3 इंटू 10⁻7 है, A इंटू 3 इंटू 10⁻7 पास्कल। तो आप इस फॉर्म में इसको लिख दीजिए, इस प्रेशर को। हमारे पास आया 10⁻5 डिवाइड बाई 3 पास्कल। तो 10⁻5 डिवाइड बाई 3 पास्कल को A इंटू 10⁻7 के अंदर 3 बाय कुछ लिखेंगे तो वो 10⁻3 वैल्यू आएगी। यस, क्लियर है? इतना तो कर लोगे आई थिंक। यस सर। Yes, sir. समझ में आया? सिंपल Yes, sir. सम है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ। अब देखो भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ क्या होता है, दैट इज जेड होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ये जेड क्या चीज है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं है, कहीं इससे आप कंफ्यूज हो जाओ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अलग होता है, पीवी इक्वल एनआरटी में, पीवी बाय एनआरटी की वैल्यू इक्वल टू जेड होती है। वो अगर 1 है तो आइडियल गैस है, अगर 1 नहीं है तो वो रियल गैस है, ठीक है। लेकिन ये है जेड, जेड इक्वल कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोलिजन बिटवीन सिमिलर एटम्स, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देना इस पे, पर यूनिट वॉल्यूम मैंने साथ में लिखा है। 1 मिनट दीजिए बेटा मेरे को। हाँ जी बेटा, तो यहाँ अब देखिए मीन फ्री पाथ क्या होता है भाई। मीन फ्री पाथ बताता हूँ। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है और ये थोड़ी देर यहाँ पर चला, इसके बाद इसको यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल मिल गया, उसके बाद इसने टक्कर लगाई इससे, और टक्कर लगाने के बाद ये ऐसे आना शुरू हो गया, ऐसे। और ऐसे जब ये आ रहा था तो ये काफी दूर तक चला, और उसके बाद उसे एक और मॉलिक्यूल मिला जिससे इसका पाथ फिर से ऐसे बदल गया। समझ में आ रहा है? और इस बार जो पाथ बदला वो हो सकता है बिल्कुल छोटा सा हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम ये ऐसे बदल गया, और ऐसे हो सकता है बहुत ज्यादा दूर चले। ये समझ में आई भाई? Yes, sir. Yes, sir. मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते रहते हैं, तो जितना वो चलेगा, पहली बार हो सकता है कम चला, नेक्स्ट टाइम ज्यादा चला, फिर से और कम चला, फिर और ज्यादा चला, तो इनका एक एवरेज निकालते हैं। मीन का मतलब एवरेज, ठीक है। तो ये एवरेज फ्री पाथ जो है, मीन फ्री पाथ को एवरेज मीन निकालना होता है ना, 10th में आप लोगों ने मीन निकाला हुआ, टोटल टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितनी बार वो टर्म्स आई है ना। तो वैसा ही यहाँ पर है कि हम मान लीजिए 2 बार मॉलिक्यूल ने टक्कर मारी, दोनों का जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उसका मीन फ्री पाथ आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो वो होता है मीन फ्री पाथ। तो कोलिजन बिटवीन सिमिलर गैस मॉलिक्यूल्स, सेम गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो पर यूनिट टाइम, सिमिलर, सेम नहीं सिमिलर, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम में पर्टिकुलर टाइम पर अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन, कितने कोलिजन होते हैं, ठीक है, तो वो होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कितने कोलिजन हुए, मान लीजिए कि 1 सेकंड में और 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक मॉलिक्यूल ने
1000 कोलिजन कर लिए, एक सेकंड में 1000 बार वो टकरा गया, तो ये तो होगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, और जेड की वैल्यू जो होती है ना वो कैलकुलेटेड है, जेड इक्वल होता है अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो आप इसे 2 पाई सिग्मा स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 पाई आर तो पाई आर स्क्वायर, ऐसा दोनों को कॉम्बो करके मिला रखा है। 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन इंटू यू, यू पता है वेलोसिटी है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सिग्मा क्या होता है अब यहाँ पर, सिग्मा कोलिजन डायामीटर है 2r, क्लियर है भाई। सिग्मा, सिग्मा को याद रखिएगा, कोलिजन डायमीटर, जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उनका जो डायमीटर, ठीक है बेटा। Yes, sir. जेड और 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन इंटू यू और अंडर रूट का साइन है, दैट इज इट। अब आगे बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। तो मीन फ्री पाथ अभी मैंने समझाया कि भाई जितनी बार वो टक्कर मारेगा, तो देखो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव लगातार होने वाले कोलिजन्स का एवरेज डिस्टेंस जो होता है वो मीन फ्री पाथ होता है, ठीक है। और वो क्या होता है मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा जो होता है वो एवरेज स्पीड यू एवरेज डिवाइड बाय जेड, जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं एवरेज स्पीड को, मॉलिक्यूल की स्पीड को डिवाइड कर दीजिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी से कि कितनी बार कोलिजन हुआ, तो आपके पास में मीन फ्री पाथ की वैल्यू आ जाएगी। यस, क्लियर है। एक सेकंड में 1000 बार टक्कर कोलिजन होता है, ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में 1000 बार, पर यूनिट वॉल्यूम भी उसमें इंक्लूडेड है। एक बार वॉल्यूम को हम छोड़ रहे हैं, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर, छोटा सा एक बॉक्स है अपने पास, उस बॉक्स में एक मॉलिक्यूल 1000 बार टक्कर मारता है एक सेकंड में। 1000 बार टक्कर मारी उसने, टक्कर मारने से पहले थोड़ा वो पाथ भी कवर करेगा, तो उसकी स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि एक सेकंड में 5 बार चलता है वो, समझ में आ गया। एक सेकंड में 5 बार चलता है और एक सेकंड में टक्कर मारता है 1000 बार, तो मीन फ्री पाथ क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 1000। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया मेरे को लग रहा है ना, कोई आंसर ही नहीं दे रहा, मैं दोबारा करवाऊंगा। जब तक आंसर नहीं दोगे ना यहीं पे अटका रहूंगा, सोच लेना है ना, ये आइडिया बढ़िया वैसे है ना, जब तक आप लोग आंसर ना दे बार बार यही पढ़ाता रहूंगा, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। चलो दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान देना। स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 5 मीटर चलता है, और मीन फ्री जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो है कितनी, 1000 टक्कर मारता है वो पर सेकंड, एक सेकंड में 1000 टक्कर मारता है पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई में कर रहा हूं वॉल्यूम की, पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो 1000 टक्कर मारता है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. अब देखिए, यानी एक सेकंड में चलता तो 5 मीटर है, टक्कर मारी उसने 1000, तो भाई अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 5 मीटर के डिस्टेंस में उस मॉलिक्यूल ने 1000 बार टक्करें मारी, तो एक टक्कर मारने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? 0.2 देखिए बताता हूं इसका डाटा, 1000 टक्कर, 1000 कोलिजन हुए 5 मीटर डिस्टेंस में, एक कोलिजन होगा 5/1000, यस और नॉट? यस सर। Yes, sir. यही तो निकाल रहे हैं मीन फ्री पाथ की, एक कोलिजन होने तक उसने कितना डिस्टेंस किया। अभी समझ में आया? इतने डिस्टेंस, हर इतने डिस्टेंस पर वो एक कोलिजन करता है, 0.005 मीटर चलने पर वो एक बार टक्कर मारता है, फिर से 0.005 मीटर चलने पर दूसरी बार टक्कर मारता है, पर हर बार, क्योंकि इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं ना, यानी हर बार हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा ज्यादा चले, दूसरी बार थोड़ा सा कम चले, लेकिन टोटल एवरेज इतनी आएगी हर बार जो टक्कर मार रहा है। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। हाँ, या दोबारा करवाऊं, बाकी क्या नहीं बोल रहे? यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज है ना, 10th लेवल का क्वेश्चन है ये, अगर आप देखें तो, है ना। चलिए, तो अब आपको पता लग गया मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है, कि एक सेकंड में वो टक्कर मारने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करता है, मॉलिक्यूल कोलाइड करने से पहले हाउ मच डिस्टेंस इट इज कवरिंग बिफोर द फर्स्ट कोलिजन, or you can say before a collision, how much distance of a molecule is covering, average distance,
बिकॉज ये डिस्टेंस किसी टाइम पर ज्यादा हो सकता है, किसी टाइम पर कम, पर ओवरऑल एवरेज बराबर रहेगा, है ना। तो वो होता है मीन फ्री पाथ, और वो क्या होता है ऑब्वियस है, अब आपको समझ में आ गया होगा, लैम्डा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एवरेज स्पीड थी, है ना, डिवाइड में क्या था, जेड था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और मैंने भी यही किया था, एवरेज स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1000 मीटर्स डिस्टेंस कवर करता है वो पर सेकंड, सेकंड में, यस सर। है ना, पर सेकंड 1000 मीटर चलता है पर सेकंड, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा। 1000 कोलिजन करता है, मीटर नहीं है सॉरी, हाँ 1000 कोलिजन्स पर सेकंड, है ना, तो कोलिजन पर सेकंड, तो ये पर सेकंड से तो पर सेकंड कट जाएगा, बचेगा मीटर पर कोलिजन। मीटर पर कोलिजन क्या होता है, मतलब मीन फ्री पाथ की एक कोलिजन में कितना मीटर चला, मीन फ्री पाथ। यस, क्लियर है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं, तो ये अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, एवरेज स्पीड को अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो मीन फ्री पाथ आ जाता है। कैसे आता है हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं, नोट लिखा हुआ कुछ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर बाय प्रेशर इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दोगे तो लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो मीन फ्री पाथ भी कांस्टेंट हो जाएगा। वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ रहा है, यस और नॉट, Yes, sir. गैप बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है डिस्टेंस बढ़ेगा। अब अगर वॉल्यूम फिक्स है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया जिसकी वजह से कोलिजन बढ़ गए, होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाया कोलिजन बढ़ेंगे, टक्करें ज्यादा बढ़ेंगी। मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ क्या बढ़ेगा क्या, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द लैम्डा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐसा होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, देखो जरा थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां पर एक सेकंड में मान लीजिए कि वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है और ये कोई गैस है, मैंने बंद कर रखा डब्बा, पिस्टन नहीं लगा हुआ इस पे, ठीक है, ये कोई गैस है और इसको मैं आग दे रहा हूं। तो आग लगाने से पहले, ठीक है, मान लीजिए कोलिजन होते थे एक सेकंड में 1000 कोलिजन थे, 1000 कोलिजन्स पर सेकंड, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, यस सर। एक Yes, सेकंड sir. में 1000 कोलिजन होते थे, मतलब जेड है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या थी, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 5 मीटर पर कोलिजन से सेकंड। पहले 5 मीटर पर सेकंड, हम वही वाला लेते हैं कोलिजन से पहले, ठीक है। अब बात करते हैं, जब मैंने इसको आग लगाई तो फ्रीक्वेंसी तो वही आएगी 5/1000 स्पीड बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना, तो हाँ, क्या yes, आएगा sir. मीन फ्री Yes, sir. पाथ ना, लैम्डा, लैम्डा तो 5/1000 आ गया, यस और नॉट, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये मीटर आ गया, इतना मीटर आ गया, एक कोलिजन में इतना मीटर चलता है, ठीक है, ये आ गया मीन फ्री पाथ। अब बात करते हैं, अगर मैंने इसको आग लगा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री सेल्सियस, जिससे मैं कह दूं कि नंबर ऑफ कोलिजन डबल हो गया, तो कोलिजन कितना हो गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी 2000 कोलिजन्स पर सेकंड, यस, ठीक है। Yes, sir. अब स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, पहले तो मेरे को ये बता दो, स्पीड बढ़ेगी कि नहीं मॉलिक्यूल की, कॉमन सेंस है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, Yes, sir. बढ़ेगी ना, स्पीड भी बढ़ रही है, कोलिजन भी बढ़ रहा है, और ये दोनों बराबर बढ़ते हैं, यानी कि स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की, और के की वैल्यू 1 होती है वहां, यानी कि स्पीड जो है वो इक्वल है जेड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मल्टीप्लाई में अगर के लगाते हैं तो के की वैल्यू यानी कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ 1 होती है, मल्टीप्लाई में 1। तो जिस रेट से स्पीड बढ़ेगी उसी रेट से जेड बढ़ेगा, रेट ऑफ स्पीड है। अब स्पीड को जेड के बराबर मत कर देना, स्पीड तो 10 मीटर है, जेड 2000 है, दोनों अलग है, जितना मल्टीपल में स्पीड बढ़ेगी उतना मल्टीपल में जेड बढ़ता है, ठीक है, ये अच्छी चीज है। तो यहां पर भी अगर हम क्या निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे, 10/2000 कर दो, बात तो वही आ गई 5/1000, यस, क्लियर है, Yes, sir. Yes, इस sir. वजह से, यस है ना, इस वजह से यहाँ सर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कितना भी लहसुन प्याज अदरक डाल लो, सब्जी का टेस्ट नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। बनाने वाला ऐसा है, आग लगा रहा है, उसको जला दी, खराब ही करेगा, लहसुन प्याज का कोई फर्क नहीं है ना, अदरक का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर है। Yes, sir. तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है
तो भाई मीन फ्री पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी चीजों पे फर्क पड़ सकता है, उसको सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए और फिर निकालिए, ठीक है, हो सकता है फर्क पड़ता हो बट यहाँ नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं बेटा, रियल गैसेस। अब रियल गैसेस देखिए क्या होती है, गैसेस विच डोंट ओबे आइडियल गैस लॉ अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। पीवी इक्वल एनआरटी को जो फॉलो नहीं करती वो रियल गैस होती है, आइडियल गैस नहीं होती है, बस बात खत्म, क्लियर है ना। इस पे बहुत मत्था मारा हमने, रियल और आइडियल गैस पे किया है, सबसे शुरू में यही किया था, याद है। Yes, sir. पीवी इक्वल एनआरटी आइडियल गैस होती है, जो पीवी इक्वल एनआरटी ना हो वो आइडियल नहीं होती है, सीधी सी बात ये है, तो वो रियल होगी। अब रियल के अंदर भी अब हम थोड़ा सा इसको डिटेलिंग करेंगे कि रियल पे क्या। हाँ, एक और चीज मैंने बताया था, हाई टेम्परेचर आइडियल गैस क्या होती है, जिसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्स जीरो, या फिर यूं कह लो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर हो, बात एक ही है। तो अगर अब बात करते हैं रियल गैस के ऊपर की, आइडियल गैस पर अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा ना, अट्रैक्शन और Yes, रिपल्शन sir. बराबर हो जाएगा। प्रेशर लो है, प्रेशर हम गैस पे डाल ही नहीं रहे, तो टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो के ऊपर कोई भी गैस क्या होती है, आइडियल होती है। और अगर आपने टेम्परेचर लो कर दिया और प्रेशर हाई कर दिया तो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी फोर्सेस अराइज होंगी उसकी वजह से कोई भी गैस क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो यहां पर अब हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीवी इक्वल एनआरटी, अच्छा मैंने ये जेड पहले ही बता दिया आपको ना कि जेड क्या होता है, ये तो यहाँ आना था और मुझे लगा कि मैंने करवा रखा है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे लगा कि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखिए पीवी इक्वल एनआरटी इंटू 1 कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। पीवी इक्वल एनआरटी को पीवी बाय एनआरटी इक्वल 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये आइडियल गैस है, यानी कि इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है बेटा। 1 को हम जेड भी बोलते हैं, जो हमने पहले किया था कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1 जेड के इक्वल होता है। तो पीवी बाय एनआरटी की वैल्यू अगर 1 होती है तो कोई गैस आइडियल होती है, हमें पता है पीवी इक्वल एनआरटी होता है तो वो आइडियल गैस होती है। यस, क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से ले रहे हैं, पीवी बाय एनआरटी इक्वल 1 हो तो वो आइडियल गैस है। 1 अगर वैल्यू आती है इन दोनों के डिवाइड की, और हम इसको मानते हैं पीवी बाय एनआरटी को जेड ले लेते हैं, अगर जेड की वैल्यू 1 है, पीवी बाय एनआरटी के रेशो को जेड बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर जेड की वैल्यू 1 है तो आइडियल गैस है, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 से कम है तो रियल गैस है। यस, क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आइडियल गैस और रियल गैस का एक्चुअल में ना प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिखा रखा है। आइडियल गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, हमने सबसे पहले बॉयल्स लॉ में किया था, वो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ क्या आता है, एक कर्व की तरह आता है। रियल गैस का भी कर्व में आता है, लेकिन रियल गैस का कर्व थोड़ा इफेक्टेड हो जाता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पे दोनों का ग्राफ मैच कर रहा है, नो डाउट टू इट, वहां पर हो सकता है कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में थोड़ा सा प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा होता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है, ठीक है, वहां पर कहीं ना कहीं मैच जरूर करेगा आइडियल और रियल। लेकिन रियल गैस का प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम जो है आइडियल का तो ज्यादा घटेगा, रियल का थोड़ा कम घटेगा। अब ये देखो, रियल गैस का वॉल्यूम तो यहां पर है पर्टिकुलर प्रेशर पर, ये प्रेशर है, रियल गैस का वॉल्यूम यहाँ है। आइडियल गैस का वॉल्यूम यहाँ है, उसका और भी कम हो जाता है। यानी रियल गैस क्या करती है, प्रेशर बढ़ने पर रिपल्शन कर रही है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। पहले वो रिपल्शन करती है फिर अट्रैक्शन भी करती है, और ज्यादा पास लाने पर अट्रैक्शन करेगा, और ज्यादा पास लाने पर वो अट्रैक्ट करेगी। सभी गैसेस वैसे अलग अलग बिहेव करती हैं, इट डिपेंड अपॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप हीलियम को, हमने वंडरवाल फोर्सेस में किया था, ये हीलियम है, ये हीलियम है, दोनों का क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है। तो जब हीलियम गलती से मोमेंट्री, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, मोमेंट्री चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, मोमेंट्री डाइपोल, 2 पोल बन जाएंगे, तो वो दूसरे हीलियम को धक्का मारेगा और इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। यस, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये हमने बोला था लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस, है ना, गलती से एक बन गया, गलती से दूसरा बन गया, लेकिन ये कब हो सकता है, ये गलती ऐसे नहीं होती। सबसे पहले जब आप इनको पास लेके आओगे हीलियम को, हीलियम के मॉलिक्यूल्स ऐसे तो है ना कि फटाफट अट्रैक्शन करने के लिए तैयारी बैठे, हाँ भाई तू मुझे पास लेके और मैं अट्रैक्शन कर लूंगा, वो रिपेल करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि हमें अलग ही रहना है, रिपेल करेंगे, मतलब अब प्रेशर ज्यादा डालना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा डालोगे लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं घटेगा। यही है रियल गैस, सभी गैसेस रियल बिहेव करती हैं। यस, क्लियर हुई ये बात? Yes, sir. यस सर। है ना, पहले वो रिपेल करेंगे। अब ये बात ना हजम नहीं होती, हमें यही लगता कि प्रेशर डाला तो ठीक है, सीधा सीधा गैस डाउन हो गई और सीधा सीधा वो लिक्विड बन गई, तो अट्रैक्शन तो क्रिएट होगा, पक्की बात है ये,
लेकिन एक बार प्रेशर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, फिर दोबारा बढ़ाओगे, फिर और बढ़ाओगे, तब अट्रैक्शन क्रिएट होगा, और फिर अचानक से वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा एकदम से। एक पर्टिकुलर, मान लो आपने, अब ध्यान से सोचना, इस बात को आगे काम आएगा जो मैं बता रहा हूँ। आपने प्रेशर डाला, नीचे से गैस प्रेशर डाल रही है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, रिपल्शन की वजह से आपको प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, और डाला और डाला और डाला, फिर आपने एक ऐसा प्रेशर डाल दिया, इसके बाद गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा ही पास आ गए और उनमें ऐसे डाइपोल बनना शुरू हो गए, और वो सीरीज में, लाइन में, एक डाइपोल दूसरे को बनाएगा, दूसरा तीसरे को डाइपोल बना रहा है, डाइपोलर बना रहा है, और सारे एक दूसरे को डाइपोलर बना के एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर। अब वो चुटकियों में तो होगा नहीं, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ टाइम लगेगा, 1-2 सेकंड। यस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यानी Yes, sir. प्रेशर आपने फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम नीचे जाना शुरू हुआ, नीचे जाना शुरू हुआ, शुरू और नीचे चला गया, और वो लिक्विड बन गई गैस लिक्विड। यस? Yes, sir. Yes, sir. यानी एक ऐसा प्रेशर आएगा जिसको डालने के बाद आप रुक जाते हो, तो गैस अपने आप वॉल्यूम कम कर रही है। ऐसा नहीं कि उसको प्रेशर को डालने के बाद में एकदम से वॉल्यूम कम होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन प्रेशर नहीं बदल रहा, प्रेशर बदलेगा नहीं, प्रेशर वही है, बट अपने आप वो जब लिक्विड होना शुरू होगी तो अपने आप वो वॉल्यूम बदल जाएगा। समझ में आ गया बेटा? यस सर। है ना? Yes, sir. तो ऐसे करके चीजें वर्क करती हैं। तो यानी उससे पहले उस प्रेशर से पहले जो ऊपर वाला प्रेशर डाल रहा था, उसके ऊपर तो गैस आपको रिपेल कर दी, वो चाहते ही नहीं पास आना, है ना? तो शुरू में तो गैस रिपेल नहीं करेगी, अट्रैक्शन शुरू होने से पहले, जब तक ये डाइपोल नहीं बनेंगे तब तक गैस रिपेल ही करेगी। क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, दूसरी sir. बात सुनिए, ठीक है, रिपेल करेगी ऑब्वियस। अब दूसरी बात सुनिए, हर गैस का बिहेव अलग है, किसी का डाइपोल पहले बन सकता है, किसी का डाइपोल बाद में बन सकता है। यस? यस सर। Yes, sir. Yes, डाइपोल sir. बनने में टाइम लग सकता है, कोई तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर डालने पर डाइपोल बन जाए, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने पर डाइपोल बनेगा। क्यों भाई? डिपेंड करता है सभी गैसेस पर अलग अलग तरह से, ठीक है। इसी वजह से डाइपोल क्योंकि अलग अलग बनता है, इसी वजह से सभी गैसेस अलग अलग बिहेवियर दिखाएंगे, सबका ग्राफ एक नहीं आएगा, एक पर्टिकुलर ग्राफ होगा सबका। यस बेटा, क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वो इस तरह से ओवरऑल बिहेवियर इस तरह से होता है, दैट इज द मीनिंग टू से। ठीक है, अब बात करते हैं, अब यहाँ पर हमारे इस ग्राफ की, एक जनरल ग्राफ है, इसमें कुछ आनी जानी है नहीं, बस रियल और आइडियल गैस का ग्राफ दिखा रखा है कि भाई रियल गैस जो है उसका वॉल्यूम हाई प्रेशर पर उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइडियल का कम होता है ना। सेम प्रेशर आप यूज कर रहे हैं, सेम यहाँ पर प्रेशर यूज कर रहे हैं, प्रेशर तो दोनों का सेम है, लेकिन आइडियल का वॉल्यूम तो कम है और रियल वाले का वॉल्यूम ज्यादा है। ये बात रट्टा मार लेना, ठीक है, काम आएगी। ऐसा ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ है, तो इसको याद ही करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो हम कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट नो वरी, अगर आपका फिर भी दिल कर रहा है तो आप दिमाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अब 1 मिनट रुक जाइए, मुझे ही आपके ग्रुप्स में मैसेज सेंड करने हैं, तो मैं +2 वाली क्लास के बच्चों को मैसेज भेज दूं, ठीक है। ट्वेल्थ क्लास, ठीक है भाई, 12th क्लास G1 12th है। एक कितनी देर आप लोग सोचिए जरा इसके ऊपर, ठीक है, जो हम कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ हो, कुछ फील हो रहा हो, फील लीजिएगा इस लेसन की, तभी समझ में आएगा, इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस की कंफ्यूजन क्लियर होगी, तभी कुछ मजा आएगा आपको, ठीक है बेटा। G2 है, G9 +2 का G9, और G10। जो कोई क्वेश्चन अराइज हुआ क्या? यस गाइस, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने बताया सर, एक प्रेशर पे आके सर स्टेट चेंज होने लगेगी अपने आप, अगर वो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो सर ऐसा तो टेम्परेचर भी होता होगा कि उस टेम्परेचर पे आके उसकी स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल होता है, वॉल्यूम भी होता है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल फिनोमिना। यस सर। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, हम क्रिटिकल फिनोमिना भी पढ़ेंगे। ये आपस में ना एक दूसरे में घुसी हुई है चीजें। देखो, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया ना,
अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर, वो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी, प्रेशर कितना भी डाल लो। समझ में आई ये बात? क्या वो सर? हमेशा रिपेल ही करेंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यस और सर। काइनेटिक एनर्जी अगर एक हद से ज्यादा बढ़ गई कि 2 मॉलिक्यूल्स की, तो वो आपस में ना भले ही डाइपोलर हो, भले ही वो डाइपोल हैं, समझ रहे हो मेरी बात, दोनों पर अलग अलग पोल है, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो पास आते हैं तो अट्रैक्ट करने की बजाय काइनेटिक एनर्जी की वजह से वापस चले मूव कर जाते हैं आगे। मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो कभी लिक्विड बन ही नहीं सकता, है ना। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, की इस टेम्परेचर के बाद में ना लास्ट टेम्परेचर, एट विच लास्ट टेम्परेचर जिसके अंदर कोई गैस लिक्विड हो सकती है, उससे ऊपर वाला टेम्परेचर, मतलब मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, उससे ऊपर अगर आप कर दोगे तो वो लिक्विड कभी नहीं बनेगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब यानी कि अब इसमें दूसरी चीज भी फंसी हुई है। तो टेम्परेचर से तो हमने देख लिया कि सब कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या टेम्परेचर अगर हम कम कर देते हैं तो गैस अपने आप तो लिक्विड नहीं बनने वाली, वहां प्रेशर भी डालना पड़ेगा, है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर मैं कितना प्रेशर डालूं? मिनिमम, ज्यादा डालने पर तो लिक्विड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितना प्रेशर डाला जाए कि कोई गैस लिक्विड बन जाएगी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। यस, minimum pressure at which a gas can be liquefied at critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर लास्ट टाइम वो लिक्विड दिखाई दे सकती है, मतलब वो लिक्विड बन सकती है, इस टेम्परेचर की हद तक वो लिक्विड बन सकती है, इससे ऊपर वाले पर नहीं बनेगी। ये समझ में आ गया? सर दोनों चीजें Yes, मिनिमम sir. रखते हैं सर। दोनों चीजें नहीं, एक मैक्सिमम होगी एक मिनिमम होगी। टेम्परेचर तो मैक्सिमम होगा, इससे ऊपर कर दोगे तो वो लिक्विड बनेगी नहीं कभी। हाँ, यस सर। टेम्परेचर तो मैक्सिमम होगा और वॉल्यूम मिनिमम होगा, कि कम से सॉरी प्रेशर मिनिमम होगा, ज्यादा प्रेशर पर तो लिक्विड हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम कितना डालें कि वो लिक्विड बन जाए? आप ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, तो कम से कम Yes, sir. कितना प्रेशर चाहिए कि वो लिक्विड हो जाए? उससे ज्यादा डाल दोगे तो लिक्विड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। थोड़ा Yes, कंफ्यूजिंग डाटा लगेगा, मुझे पता है। अब देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जब वो गैस लिक्विड हुई नहीं थी, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर मैंने उसको स्टडी कर दिया, उस टाइम पे जो उसका वॉल्यूम था उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। समझ में आ गया? यस सर। तो तीनों को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को। अब उसके अंदर एक और कहानी आती है, वो तो क्रिटिकल हो गया, चलो ठीक है, उसकी तो बात छोड़ो। अब एक बॉयल्स टेम्परेचर आएगा, बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, है ना, वो कुछ और ही कहानी है वो उन दोनों से अलग है, जबकि वो सिमिलर लगता है कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर के बीच में सीधा रिलेशन लगेगा, आपको बिल्कुल लगेगा, पक्का सर लगेगा। पढ़ा था सर, सिमिलर ही लग रहा था क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, वो पक्का लगेगा, उसको भी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, पहले मेरी बात को समझ लीजिए, जो भी मैं बोलूँ उसको नोट कर लेना शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको रट्टा लग जाए कि ये वाली बात तो याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में बाकी की चीजें सोचनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, प्रेशर को भी, दोनों के मिलन से, टेम्परेचर प्रेशर के मिलन से ही कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है। किसी गैस में अट्रैक्शन फोर्सेज आ सकती है, किसी गैस में रिपल्शन फोर्सेज आ सकती हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन दो फोर्सेज अराइज होती हैं गैसेस के बीच में, और टेम्परेचर और प्रेशर इनके कॉम्बो से उसके अंदर ऐसा होता है। तो इनके टोटल फैक्टर हो गए चार में से एक फैक्टर बदल रहे तो बाकी के 3 फैक्टर नहीं बदल रहे, तो क्या फर्क पड़ेगा उस गैस पे, ये आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा कि ये फर्क पड़ता है, ये प्रैक्टिकल है। जब कुछ कुछ चीजें याद हो जाएंगी, फिर आप फील कर पाओगे कि हाँ ऐसा होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। क्योंकि हम लोग कैसे फील करते हैं, हम लोग फील करते हैं नॉर्मल, उसके अंदर नॉर्मल क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट में। जैसे हम सोचते हैं मुझ में भार है, बिल्कुल मेरे अंदर वेट है, मास है ना। मून पर जाऊंगा तो मेरा मास 1/6 हो जाएगा, 1/6, यानी कि मेरे अंदर लगभग 10 kg वेट कम हो जाएगा, मास की 10 kg का वेट रह जाएगा मेरे अंदर। तो मून पर जितना मैं यहाँ पे 1 फीट तक उछल सकता हूँ, आई कैन हाई जंप एट 1 फीट इजिली, है ना, पैरों को मोड़े बिना 1 फीट। ऐसा नहीं कि पैर मोड़ के आप 1 फीट से ज्यादा या भागकर आप 1 फीट से ज्यादा जंप कर सकते हैं, वो नॉर्मल है। वहां पर मैं 1 फीट की जगह 6 फीट जंप लगा सकता हूँ, 6 फीट का हाई जंप मून पर। अब ये चीज हजम नहीं होती है, चलो फिर भी सोच लिया कि चलो वजन कम हो गया, शायद ऐसा हो गया। वेट लेस हो जाते हैं हम स्पेस के अंदर, ये तो बिल्कुल ही हजम नहीं होता। ऐसा कैसे, हमारे अंदर वेट क्यों नहीं रहेगा? वेट तो है, हमेशा रहना चाहिए, व्हाई इट इज नॉट देयर? तो ये चीजें ना कुछ कुछ जब हम कहते हैं लीग से हटकर कुछ रूल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे माइंड ने ना इतने परसेप्शन बना रखे हैं कि ये चीज ऐसे होती है और ऐसे ही होती है, अगर इसमें कुछ गलती हुई तो हमारा माइंड उसको बर्दाश्त नहीं करता।
इसको कहते हैं इलॉजिकल ब्रेन। मोस्ट ऑफ द गाइज 90% ऑफ द पर्संस हैव इलॉजिकल ब्रेन। उनको लॉजिक से कोई मतलब नहीं है और वो अपने परसेप्शन के हिसाब से चलते हैं। आपकी सेहत के लिए कोई चीज खराब है, मैं आपको कह देता हूँ कि ये चीज नहीं खानी है, आपकी सेहत के लिए खराब है। जैसे चाय पीना सेहत के लिए खराब होता है, सब जानते हैं। नमक खाना सेहत के लिए खराब है, चाय से भी ज्यादा खराब नमक है, सब जानते हैं। सुबह उठकर नाश्ता जरूर करना चाहिए, रात को खाना नहीं खाना चाहिए, सब जानते हैं। डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं, रात को खाना मत खाओ, या खाते हो तो बहुत कम खाओ, सुबह सबसे ज्यादा खाना खाओ। हम करते हैं उल्टा, सुबह ठूस के खा रहे हैं और रात को सुबह तो खा ही नहीं रहे हैं और रात को हम ठूस के खा रहे हैं। 40 की उम्र के बाद में हार्ट अटैक बनता है, यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहा है आजकल। उसकी वजह यही वजह है। यंगस्टर्स, आप जैसे बच्चे सुबह उठ के खाना खाते नहीं है। हम मम्मी बांध दो, टिफिन में बांध दो, हम दोपहर को खा लेंगे। बहुत अच्छी बात है दोपहर को खाना, दैट्स नॉट द बैड थिंग, बट सुबह तो खाना ही है। सुबह सबसे ज्यादा खाइए, दोपहर को जो सुबह खाया था उससे थोड़ा कम, और शाम को सबसे कम खाइए, सबसे कम। हम कर रहे हैं रिवर्स काम, हार्ट अटैक तो बनेगा बनेगा। समझ में आ रही बात? बच्चे सुबह भूखे रहते हैं ना, उनको जो चक्कर आते हैं धूप में, आप लोग चक्कर खा के गिर जाते हो, वो ये वजह है। सर क्लियर? हाँ हाँ बेटा। अभी आपने अभी कुछ कराया था 2 मिनट पहले, क्योंकि मेरी क्लास लीव हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, नथिंग, हम कुछ एक्स्ट्रा ही डिस्कस करने लग गए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? तो यानी कि ये चीजें जानते हुए भी हम अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम हैं इलॉजिकल ब्रेन। जितने भी बच्चे, अगर उनको ये बात पता है अच्छी तरह से, फिर भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका दिल नहीं करता, नमकीन खाने का दिल करता है, तो इसका मतलब आप इलॉजिकल हो। यस, गॉट इट? गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, sir. अगर आप ये चीज जानते हैं कि भाई हाँ ऐसी चीज हमारे लिए अच्छी है, और भले ही आपको पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक दैट थिंग, बट यू आर फॉलोइंग दैट, आप उसको पसंद करने लग जाते हैं, आपका दिमाग लॉजिकल है कि आप लॉजिक्स पर बात करते हैं। भले वो चीज पसंद आए ना आए, लेकिन आप उसे पसंद करने लग जाते हैं। यू ट्राई टू लाइक इट। ये होता है लॉजिकल ब्रेन। 10% ब्रेन ही लॉजिकल है, लेकिन लॉजिकल ब्रेन का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही ब्रेन है। ऐसा परसेप्शन भी मत बनाना, क्योंकि हमारे ब्रेन के बहुत सारी साइड्स होती हैं। एक लॉजिकल ब्रेन वाला इंसान बुरा इंसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। लास्टली उसको पता है कि भाई ये नेगेटिव वाइब्स आएंगी आपके अंदर, नेगेटिव पैसा कमा रहे हो आप, गलत पैसा कमा रहे हो, कल को डेफिनेटली इसका भुगतना पड़ सकता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सबको पता है, सबको, सब भगवान को मानते हैं। अप्रोक्सीमेटली 99% पर्सन भगवान को मानते हैं। जो नहीं मानते ना, जो कहते हैं हम किसी भगवान को नहीं मानते, वो भी मान जाते हैं थोड़े दिनों में। कभी ना कभी वो मानते हैं कि हाँ कोई तो सुपर पावर है जो हमें चला रही है, सब मानते हैं। किसी भी धर्म का हो, सब मानते हैं उसको। फिर भी कोई गधा उस भगवान से डरता नहीं है, सब उल्टे काम करते हैं। बताओ, कोई भी एक बंदा बता दो जो ये कहता हो कि हाँ मैं भगवान से डरता हूँ और मैं अकेला हूं तो मैं सीधे काम कर रहा हूँ, आई ट्राई टू डू गुड वर्क्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धोखा, लोग धोखा दे रहे हैं ना एक दूसरे को। क्यों दे रहे हो भाई धोखा? क्या क्या बिगाड़ा उसने आपका? किसी से बेईमानी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? और जितने दुकानदार हैं, ठीक है, कोई नया ग्राहक आता है उसको अलग रेट लगाते हैं, पुराना ग्राहक है थोड़ा सा बार्गेनिंग करता है उसको अलग रेट लगाते हैं, टाइम के हिसाब से उनके रेट बदल जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? धोखा ही तो दे रहे हो। किसी को बहुत ज्यादा रेट लगा दिया, किसी को बहुत कम रेट लगा रहे हैं, तो कम वाला आपको पैसा नहीं, ये तो है नहीं कि आपको डबल पैसा देके जाएगा, ज्यादा वाला आप उसको लूट रहे हो। दुकान को देखो, बिजनेसेस को देखो, है ना, कंपनीज को देखो, हर जगह पर जाके देखिए। ट्यूशन टीचर्स हैं, ऐसे ट्यूशन टीचर देखे हैं, आता धेला नहीं है, फीस है जरूरत से ज्यादा, हाई स्टेटस है, एसी वेसी लगा के बढ़िया रूम, बढ़िया सिस्टम, एसी लगा रखा है, तो बच्चों को लगता है ले भाई यही बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना। वहां जाते हैं तो वहां मिलता कुछ नहीं, ऊंची दुकान, फीका पकवान। कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, बहुत बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन फीस कम है, तो ज्यादातर बच्चे उनको सोचते हैं ये इसको क्या आता होगा, इसकी तो फीस ही मिनिमल सी है। हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द गाइज, आप लोग अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, दैट इज द गुडनेस। लेकिन मोस्ट ऑफ द गाइज सोचते हैं फ्री में क्या घंटा पढ़ाएंगे, इनको शायद कुछ आता ही नहीं होगा, है ना। हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, तो आप लोग देखिए, जानते हो अच्छी तरह से कि मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे। हमें पता लग जाता है कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, मतलब भगवान से जाके बोलते हो कि हम मेहनत नहीं कर रहे सच में। फिर भगवान को पता है क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को उंगली करते हैं उसको कि यार मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है भगवान तू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? व्हाई यू आर सेइंग दैट कि आपने उसका क्या बिगाड़ा? उसने बोला है भाई मेहनत करो, लेकिन इस टाइम आप अपने कन्वीनियंस के लिए, आप अपने आराम के लिए मेहनत नहीं करना चाहते, तो आगे आपको अच्छा कैसे मिलेगा? हाउ इट विल वर्क? आपको अच्छा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये सबको पता है, सबको, लेकिन फिर भी
यानी या तो हम ऊपर वाले को मानते ही नहीं है, जितने भी गधे ये बोलते हैं कि हम ऊपर वाले पे बहुत विश्वास है, सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर विश्वास है तो मेहनत पर और ईमानदारी पर फोकस करेंगे। चोरी, धोखा देना, गलत काम करना, लूटपाट, क्रिमिनल्स जो जेलों में भरे पड़े हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, एक दूसरे से जलते रहते हैं लोग। क्यों जल रहे हो भाई? हाँ, सेल्फ डिफेंस अच्छा है, मैं उसको मानता हूँ कि अगर आपको सामने वाला मारने आ रहा है, वो गलत इंसान है, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कीजिए, दैट इज द गुडनेस। लेकिन ये नहीं है कि आप खुद जानबूझ के उसे सड़ी जा रहे हो, आपको कुछ नहीं कह रहा। आपका पड़ोसी मान लीजिए गाड़ी ले आया, आप उसे सड़ रहे हो, ये हरामखोर गाड़ी क्यों लेके आया? क्या दिक्कत है बेटा? आप लोग अपनी मेहनत कीजिए ना, उसको ऊपर वाले ने उसको दिया, उसके हक का। गलत हो ठीक, अगर उसने गलत करके लिया तब भी उसने कहीं ना कहीं कुछ किया था जिसकी वजह से आज उसे मिल रहा है, कल कुछ ना कुछ उसके साथ डेफिनेट होगा। अगर आप भगवान को मानते हो तो डेफिनेटली वो न्याय करेगा। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आप उसे सड़ी जा रहे हो बजाय से अपना काम नहीं करना। लेकिन समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि कोई नहीं मानता भगवान को, सिर्फ ढकोसलेबाजी और झूठ है। मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि अगर वो भगवान को कोई मानता है तो उसे यकीन जरूर होगा कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। कम से कम मैं अपना काम जरूर करूँ, अपनी ड्यूटीज पूरी करूँ। तो हम सिर्फ मंदिर में घंटा बजाना जानते हैं, या फिर बस मस्जिद या चर्च के अंदर जाके और 2 मिनट नाम ले लिया कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, भगवान मेरे को दे दे, बाकी किसी को मत दे। कभी किसी ने सोचा कि भगवान दुनिया के सारे दुख मुझे दे दे और बाकी सबको सुखी कर दे? किसी ने नहीं सोचा होगा ना, कोई ऐसा सोचता ही नहीं। वैसा ही हम भले ही अपना सोच रहे हैं, लेकिन कुल मिला के हम अपना घाटा ही सोच रहे हैं। इतना सेल्फिश मत बनिए कि अपना ही नुकसान कर दें। सेल्फिश होना कुछ हद तक ठीक है, पहले अपना सोचिए, उसके बाद दूसरों का भी भला सोचिए। लेकिन हम लोग हमेशा नेगेटिविटी, ये नेगेटिव वाइब्स हैं जो हमें नेगेटिव लेके जाते हैं, है ना? वैसा ही कुछ। चलिए भाई, मैं लेक्चर को खत्म करूंगा 1-2 मिनट में बस, ठीक है? तो देखते हैं। तो यहाँ पर था भाई पीवी इक्वल एनआरटी, पीवी बाय एनआरटी इक्वल 1 होता है, ये आइडियल गैस के लिए होता है। तो यहाँ पर अब मैं बता दूं पीवी इक्वल एनआरटी इक्वल 1, इसको बोलते हैं जेड, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, ये मैं बता चुका हूँ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. है ना? ये आइडियल गैसेस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। रियल गैस के लिए रियल वॉल्यूम, रियल प्रेशर आर द वैल्यूज व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड होते हैं, रियल वॉल्यूम और रियल प्रेशर, क्योंकि आइडियल तो हम डायरेक्टली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर आइडियल गैस पीवी बाय एनआरटी इक्वल 1, ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं। क्लियर है? फॉर रियल गैस पीवी बाय एनआरटी इक्वल जेड, जेड मतलब 1 से कम या ज्यादा हो सकता है। तो हमने क्या किया, रियल गैस के लिए प्रेशर मान लो हमने कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर से प्रेशर कट गया, ठीक है? दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। एनआरटी नंबर ऑफ मोल भी सेम लिया, आर भी सेम लिया, टेम्परेचर भी सेम लिया, तो ये भी कट गए। बचा क्या? वी बाय वी। वी किसका बचा? रियल गैस और आइडियल गैस का। तो रियल गैस डिवाइड बाय आइडियल गैस का वॉल्यूम इक्वल आ गया जेड बाय 1। यस और नॉट? समझ में आया कैसे डिराइव हुआ है? ये इससे डिराइव हुआ, ठीक है? तो रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का वॉल्यूम जेड बाय 1 होता है, यानी जेड होता है, सीधी सी बात है। तो वी एम रियल, एम को यहाँ पे मैं काट देता हूं, एम मत पढ़िए इसे। वी रियल और वी आइडियल मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल और वॉल्यूम ऑफ आइडियल डिवाइड बाय इक्वल जेड होता है, मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। इसने बोला टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, नंबर ऑफ एन भी सेम होगा, आर भी सेम होगा, तो सारे कट कटा जाएंगे, सिर्फ वॉल्यूम्स का डिवाइड जो इक्वल ये होता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब ध्यान दीजिए, नोट अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेट देन प्रेशर रियल जो है वो कम होगा आइडियल से। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज होती हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, तो रियल गैस तो के मॉलिक्यूल्स आपस में पास आ जाएंगे, वॉल्यूम घट जाएगा, आइडियल का ज्यादा होगा, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल रियल गैस कम हो जाएगा अट्रैक्शन जैसे, क्योंकि अट्रैक्शन क्या करती है? मॉलिक्यूल को पास खींच लेती है। यस और नॉट? क्लियर है? यस सर, यस सर। तो रियल गैस का वॉल्यूम घट जाएगा, आइडियल का बढ़ जाएगा, तो क्या होगा भाई? जेड की वैल्यू क्या आएगी? रियल का कम है, आइडियल का ज्यादा है, तो जेड की वैल्यू 1 से कम। यस यस सर। अगर अट्रैक्शन होता है तो जेड की वैल्यू 1 से कम होती है। अब इसका रट्टा मार लेना, अगर अट्रैक्शन होता है जेड की वैल्यू 1 से कम होती है। रियल बाय आइडियल, रियल का अट्रैक्शन, अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस और नॉट? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है रट्टा मारना इसका। और अगर रिपल्शन फोर्सेस होती है, मैंने बोला दोनों होती हैं, बताया था अभी आपको, जब हम गैस को करेंगे तो अट्रैक्शन जो होता है रिपल भी, तो रिपल्शन फोर्सेस होंगी, डोमिनेट होंगी, तो प्रेशर ऑफ रियल गैस बढ़ जाएगा, आइडियल का कम हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। रिपल्शन में जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा, अट्रैक्शन में जेड की वैल्यू 1 से कम। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके? वी रियल बाय वी आइडियल। सोच के देखिएगा, अट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नीचे वाले का वॉल्यूम कम आएगा, तो यानी वो 1 की वैल्यू ज्यादा आएगी। दैट इज इट। जेड 1 होता है तो क्या होता है?
अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर होती हैं, या फिर कह लो कि कुछ नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता ही नहीं है, ये भी मान सकते हैं। या दूसरा फेस, अगर मॉलिक्यूल पास हैं तब पक्के तौर पर कुछ होना चाहिए, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। यस, क्लियर है? तो आइडियल गैस Yes, sir. समझ में आ Yes. गया। और ये स्टेज बहुत मुश्किल से आती है कि दोनों बराबर हो जाएं आइडियल गैस के लिए, ठीक है भाई। तो दैट इज, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 की वैल्यू रह गई, चलो इस लेक्चर को खत्म कर देते हैं ना, और कुछ नहीं है, ये वही है एट। अब देखो कुछ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से कुछ हमने डाटा निकाला, क्या डाटा है वो, वेरी लो प्रेशर पर क्या होगा, जेड अप्रोक्सीमेट 1 होगा ना, प्रेशर बहुत कम है, तो रियल गैस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस तो होंगी नहीं। यस जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, आइडियल बिहेव करेगा। यस, अट्रैक्टिव फोर्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रिपल्शन फोर्सेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं, तो इसलिए जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, आइडियल बिहेव करेगी गैस वेरी लो प्रेशर पर। ये भी रट्टा मारना आपको, ध्यान रख लेना। टेम्परेचर का फैक्टर इसने कंक्लूड ही नहीं किया। अब इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं कि टेम्परेचर का फैक्टर इसने कंक्लूड नहीं किया, करना चाहिए इंक्लूड, है ना, बट यहाँ नहीं किया, तो फिर रट्टा मारो इस पॉइंट का कि वेरी लो प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो आइडियल बिहेव करेगी क्योंकि मॉलिक्यूल दूर रहेंगे, कम होगा तब भी प्रेशर क्योंकि लो है तो गैस के मॉलिक्यूल दूर रहेंगे तो आइडियल ही बिहेव करेगी। क्लियर है बेटा दोनों केसेस में। अब इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक ठाक प्रेशर होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा भाई, 1 से कम हो जाएगी जेड की वैल्यू, यानी रिपल्शन फोर्सेस होगा वी रियल, रिपल्शन होगा तो वी रियल क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा अट्रैक्शन, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, 1 से कम नेगेटिव डेविएशन यानी कि वी रियल कम हो जाएगा, वी आइडियल बढ़ जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस आएंगे। इंटरमीडिएट प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस आएगी, अराइज होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस कैन इजीली कंप्रेस, इसको और ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ये भी याद करना है। एट हाई प्रेशर, प्रेशर हाई होगा तो डेफिनेट सी बात है अब उल्टा हो जाएगा, हाई प्रेशर के पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, और 1 से ज्यादा मतलब रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा हैं अट्रैक्शन से। क्लियर है? तो रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा है, गैस डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जैसे हीलियम है इनमें रिपल्शन क्रिएट हो जाए और गैस डिफिकल्ट होगा इसको कंप्रेस करना। नोट, सो एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस द गैस मॉलिक्यूल स्टार्ट रिपेलिंग। वॉल्यूम डिक्रीज होने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, वो कंप्रेस मतलब लिक्विड नहीं बनेगी शुरू में, रिपेल करेगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। सेम गैस है डिफरेंट टेम्परेचर जोन, तो अगर भाई सेम गैस हो अलग अलग टेम्परेचर पर तो ध्यान दीजिए यहाँ पर T1 T2 T3 T4, T1 सबसे ज्यादा है, ये रहा T1, ये सबसे ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर पर तो सीधा ये चला गया, मतलब ये जेड की वैल्यू है PV बाय NRT की, n वैल्यू 1 है यहाँ पे, n इक्वल 1, सो इसको यहाँ 1 भर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, जेड की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, देखो प्रेशर बढ़ने पर जेड की वैल्यू बढ़ रही है T1 पर, हाईएस्ट टेम्परेचर पर, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहां पर जेड की वैल्यू थी 1, ये देखो जेड की वैल्यू 1 है इस जगह पर, तो इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू 1 है, इसको ध्यान से देख लेना, इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू 1 है। अब ये गैस अगर आप क्या कर रहे हो, हाईएस्ट टेम्परेचर दे रहे हो तो जेड की वैल्यू 1 से ऊपर ही जा रही है, ऊपर जा रही है, 1 से ऊपर होती है तो क्या होता है, रिपल्शन, ये कभी भी हमेशा रिपेल करेगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखिए जरा, अगर हमने सेम गैस है, टेम्परेचर T2 ले लिया, मतलब टेम्परेचर थोड़ा घटा दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर घटेगा तो क्या हो रहा है, देखिए T2 पर पहले तो अट्रैक्शन क्रिएट होगा, फिर उसके बाद में और ज्यादा अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिपल्शन आ जाएगा और रिपेल करती जाएगी और ऊपर चला जाएगा T2 पर, यानी ये वो टेम्परेचर नहीं है जिसके ऊपर गैस को लिक्विड बनाया जा सके, क्योंकि अब तो रिपल्शन ही रिपल्शन बढ़ रहा है, ये वापस नीचे नहीं आएगी, ठीक है। यानी इस टेम्परेचर से तो थोड़ा टेम्परेचर कम ही होना चाहिए ना, तभी गैस शायद लिक्विड बनेगी, वरना तो नहीं बनने वाली। ये बात समझ में आ गई? यानी ये लिक्विड वाला टेम्परेचर तो कहीं पर भी नहीं, मैंने जो क्रिटिकल फिनोमेना की बात की थी कि वो टेम्परेचर जिससे अगर कम होगा तभी हो सकता, तो शुरू में क्या हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा कम करने पर शुरू में अट्रैक्शन हुआ, उसके बाद में रिपल्शन हो गया। नेक्स्ट, अगर बिल्कुल ही कम कर दूं टेम्परेचर, तो देखिए ये वाला कर्व आ गया, ये वाला बिल्कुल ही कम कर दूं टेम्परेचर, T4 की बात करते हैं, T4 टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो शुरू में नीचे की तरफ गई, उसके बाद में वापस रिपल्शन क्रिएट हो गया, यानी शुरू में अट्रैक्शन, उसके बाद फिर से रिपल्शन। क्यों भाई, पास प्रेशर बढ़ाने पर रिपल्शन क्यों हुआ, वो गैस लिक्विड क्यों नहीं बनी, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए डेफिनेटली, तभी ऐसा हो रहा है। क्लियर? यानी इसमें छुपी हुई शर्तें हैं,
वरना तो ये चीज सीधी समझ में आएगी, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वो गैस कभी लिक्विड तो होने वाली नहीं है, बट अगर पास लेके आओ तो शुरू में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दिखाते हैं लेकिन बाद में फिर से रिपल्शन दिखा देते हैं, है ना कमाल। ये गैसेस का बिहेवियर है, एक ही गैस है अलग अलग टेम्परेचर पर, T1 सबसे ज्यादा है, T4 सबसे कम है। ये ग्राफ समझ में आ गया, जेड और प्रेशर के बीच में है ये ग्राफ, रट्टा मार लेना इस ग्राफ का भी। यस बेटा, क्लियर है सबको? सर एक Yes, क्वेश्चन है sir. सर। हाँ बेटा, सर ये जहाँ पे हर टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे सारे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है? यानी किसी न किसी, ये बॉयल्स टेम्परेचर होगा, नहीं ये बॉयल्स ये बॉयल्स टेम्परेचर पॉइंट, नहीं, ये टेम्परेचर। बॉयल्स पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां पर हाँ ये बॉयल्स पॉइंट ही है शायद, ठीक है, इसको देखेंगे इस टेम्परेचर पर क्या होता है। ये बॉयल्स पॉइंट ही होना चाहिए जहां पर ये आइडियल, नियरली आइडियल बिहेव करती है, जेड की वैल्यू नियरली 1 होनी चाहिए यहाँ पर। बट आई डोंट थिंक यार जेड की वैल्यू बॉयल्स टेम्परेचर पर नहीं होती है, बस एक, क्योंकि सेम गैस है, आई थिंक ये ऐसा नहीं है, ये सेम गैस है, एक ही गैस है तो डेफिनेटली किसी न किसी एक कॉमन पॉइंट से होकर तो जाती है। देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर वो कभी कंप्रेस नहीं हो रही फिर नीचे आ रही है तो ऊपर तो जाएगी जाएगी, तो बीच में एक पॉइंट तो आएगा, नेक्स्ट वही, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सभी पॉइंट एक ही पॉइंट से, यानी Yes, सभी sir. टेम्परेचर पर एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट मेंशन करने वाला कि वो एक ही पॉइंट से होकर गुजर और उन सब के ऊपर जेड की वैल्यू जो है वो लगभग सभी के ऊपर बराबर होती है। तो ऑब्वियस है हर टेम्परेचर पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जेड की वैल्यू लगभग सभी की बराबर रहती है, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर तो सब अलग अलग है, तो ये बॉयल्स टेम्परेचर भी नहीं हो सकता, क्रिटिकल टेम्परेचर भी नहीं हो सकता इसके ऊपर, हालांकि प्रेशर सेम है, हाँ? प्रेशर सेम है सर। हाँ, इस पॉइंट पर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है लेकिन प्रेशर सेम है, तो क्या हो सकता है, अभी जेड की वैल्यू भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है। आई डोंट नो एक्चुअली, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इसके बारे में। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, और अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट बताइए।